हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो ये टॉपिक है मोटिवेशन का, ये हमारा टॉपिक है, बट नहीं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जो कि फर्स्ट लेसन है हमारा भारत संसाधन और उसके उपयोग के बारे में, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने जो वीडियो में पहली वाली वीडियो में सोचा था कि हमेशा एक क्वेट के साथ शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एक छोटा सा मोटिवेशन है, ताकि आप अच्छे से मोटिवेट हो जाए और पढ़ाई में बहुत अच्छे से इसको देखें, इसको पढ़ें, ठीक है। तो आज थोड़ा आपको मेरा साउंड चेंज लग रहा होगा, क्योंकि हमको सर्दी हो गया है ना, इसलिए। चलिए देखिए, आज का हमारा यही टॉपिक क्या है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो परिंदे होते हैं उनको मंजिल मिलेगी, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। लेकिन जो वो लोग रहते हैं खामोश, अक्सर वो लोग खामोश हमेशा रहते हैं। कौन? ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। और देखिए, अगर इसको सरल भाषा में कहें ना, तो ऐसे कहेंगे, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके पर बोलते हैं। अक्सर ज़िंदगी में वही खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। सही बात है। अगर देखिए, कोई लोग कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक आप सही हैं, आपका हर एक मतलब व्यू सही है। लोगों का काम ही है बोलना। आप लोग उनको छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लोगों का काम है कि आप अच्छे काम कीजिएगा तभी आपका बुराई करेंगे। अगर बुरा काम कीजिएगा तब तो करेंगे ही, लेकिन बुरा काम नहीं करना, हमें अच्छे काम करने हैं। तो चलिए, ये हो गया। तो इसी मोटिवेशन के साथ, एक जोश और जुनून के साथ इस सुपर डुपर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर से आपका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब फैमिली में। तो आज का हमारा सेशन क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या? ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है खंड क पढ़ने का, जो कि ज्योग्राफी है, भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में। देखिए, इसमें भारत संसाधन और जो उपयोग है ना, इसमें खंड क ख ग घ तक दिया है। और एक और चैप्टर है अंग, उसके बाद सेकेंड लेसन आपका कृषि आएगा। तो इसमें 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, मतलब 5 पार्ट में इसको दिया गया है। फर्स्ट लेसन को 5 पार्ट में दिया गया है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पाँचों में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें से देखिए, ज्योग्राफी को बहुत पढ़ना अच्छा है, मतलब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो आपको बहुत आगे ले जाएगा। क्योंकि अगर आप कंपटीशन में आगे जाएंगे ना, तो 9th-10th का ही मतलब पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, हम लोग बिना लेट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या करना है? लाइक करना है, इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, नीचे है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, संसाधन का महत्व। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये संसाधन क्या होता है, संसाधन का मतलब क्या होता है। उपयोग तो हम जानते हैं, भारत के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन संसाधन क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स को मालूम होगा और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा। तो देखिए, संसाधन का मतलब, देखिए मानिए कि यहाँ पेन रखा हुआ है, आप अब पढ़ रहे हैं, उस टेबल पे आपने पेन रखा है, तो वो एक साधन है, ठीक है, पेन। लेकिन आप उसको उठाए, कॉपी पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका संसाधन बन जाता है। यानी आप किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो वो आपके लिए संसाधन बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक में यही पढ़ना है कि संसाधन का महत्व क्या है हमारे लाइफ में, आखिर संसाधन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आप अक्सर देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि बहुत सारी वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं, और उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं जो हैं संसाधन कहलाती हैं। अगर आपसे पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल भी 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको बताने में। आप बता सकते हैं कि संसाधन उसे कहते हैं, उपयोग में आने वाली वे सभी चीज़ें, वे सभी वस्तुएं, ठीक है, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं।
संसाधन को अगर देखा जाए तो संसाधन भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन झट से एराइज होना चाहिए, क्या कि भौतिक और जैविक क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट का हमेशा ये मतलब बस उसके पास 3 सवाल होने चाहिए, क्यों, कैसे, किस तरह। ठीक है, अगर आप मतलब कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो टीचर से ये पूछा कीजिए कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, बस इसी चीज़ को आपको पूछना है। तब देखिए आप कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। और आप क्यों कैसे पूछने लगेगा ना, तब आप खुद में खुद एक अच्छा फील कीजिएगा कि हाँ हम हमारा आज का सिलेबस या फिर पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, जहाँ तक एक ओर भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। अब 2 क्वेश्चन आपको एराइज हुआ, क्या कि भौतिक और जैविक क्या है। तो देखिए भौतिक किसको कहते हैं, भौतिक में हमारा भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ जो है, जो कि मानव की आकांक्षा का मतलब है कि मानव जो चाहता है उस चीज़ की पूर्ति करते हैं। किस प्रकार से पूर्ति करते हैं, तो संसाधन के रूप में पूर्ति करते हैं उनका, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो भौतिक है। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरी तरफ हम देखें जैविक पदार्थ के बारे में, तो जो वनस्पति है, वन्य जीवन है, ठीक है, और जलीय जीव है, तो ये सारी चीज़ें जो है मानव जीवन को सुखमय बनाने के पीछे नहीं है। ठीक है, तो यही दोनों अंतर है कि भौतिक पदार्थ में और जैविक पदार्थ में। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, उपरोक्त भौतिक पदार्थ एवं जैविक पदार्थ दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जनो उपयोगी हो पाते हैं। जनो उपयोगी का अर्थ क्या होता है, तो जो मानव जो है अपने जीवन में उपयोग करते हैं। अनादिकाल का मतलब होता है बहुत कई सालों से, मतलब बहुत ज़्यादा साल बीत चुका है, बहुत साल पहले से। ठीक है, अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। अरण्यों में जो थे वनस्पति और वन्य जीव जो उपलब्ध थे। जलाशयों एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ है। आप लोग ये तो जानते ही हो कि बहुत दिन पहले से ही कोयला जो है, पेट्रोलियम है और पृथ्वी की मतलब खनिज पदार्थ है, वो पृथ्वी के गर्भ में, गर्भ का मतलब है पृथ्वी के नीचे जो है वो पड़ा हुआ है। किंतु उस काल के आदि मानव में तकनीक ज्ञान का अभाव था। देखिए, एक तरफ कहा जाए तो अभी भी मानव के पास उतना तकनीक ज्ञान नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो देखिए राजस्थान में सौर ऊर्जा उतना ज़्यादा है, लेकिन हम उसका मतलब मुश्किल से 10% यूज करते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है कि अभी भी तकनीक की तो कमी है। भारत में प्रचुर मात्रा में जो है प्रकृति की जो गिफ्ट दी है हम लोग को, वो चीज़ मौजूद है, लेकिन हमारे पास उतना विज्ञापन नहीं है। ठीक है, तो उस समय देखिए, उस समय से जब अनादिकाल था ना, तो उस समय से तो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, लेकिन उस समय क्या था कि उस समय बहुत कम था लोगों के पास मतलब ज्ञान। तो उस समय थोड़ा होता था, बहुत कम होता था, लेकिन अब जो है उससे बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी बहुत कम यूज़ करते हैं जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया है। भारत में यही चीज़ बहुत अच्छी है कि प्रकृति ने जो गिफ्ट दिया है ना भारत को, वो बहुत अच्छी है। उसके बाद देखिए, धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। धीरे धीरे तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना जनसंख्या बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है कि इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि की, और यही जब वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई, तब ज्ञान का जो अर्जन है वो उसका दर जो है बहुत आगे गया। इतना ही नहीं, आदि मानव जो थे वो तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गए। पहले क्या था कि हम लोग तो आदि मानव थे ना। पहले क्या था, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था। हम लोग कहाँ थे, तो वन में रहते थे। हम लोग ये सारे कपड़े नहीं पहना करते थे। हम लोग क्या पहना करते थे, तो जो पेड़ पौधे की छाल वगैरह होते हैं ना, पत्ते पहना करते थे हम लोग, क्योंकि उस समय हम लोग को ज्ञान नहीं था। और उसके पहले तो हम लोग बंदर थे ठीक है, आप लोग को पढ़ना है ये सब आगे। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे थोड़े बहुत।
पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। मतलब पर्यावरण में जितनी चीज़ें उपलब्ध थी तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे मानव जो है उस चीज़ को अच्छा बनाने में मतलब उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करते गया। तो इससे क्या हुआ कि मानव जीवन जो है और सुखमय हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जो है जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता का विकास होता है। कहने का मतलब है कि जब पर्यावरण में देखा जाए तो जनप्रिय तकनीक का अगर प्रयोग होता है तो उसमें क्या होता है कि सभ्यता का विकास होता है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके एग्जाम में ना पूछ देता है, बिहार बोर्ड में तो ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है, हम लोग के वक्त ये क्वेश्चन पूछा था कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो हम लोगों ने आंसर क्या दिया था कि जिमरमैन। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे एकदम कि जो भूगोलविद प्रसिद्ध थे, कौन थे, जिमरमैन, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना जाता है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं संतुष्ट करता है तब उसके द्वारा क्रियाकलाप भी जो है संसाधन के अंदर माना जाता है। देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो अभी संसाधन का मतलब उपयोग कर रहे हैं ना, तो आप नहीं है संसाधन। देखिए, कोई यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि कोई सिंगर है, वो गाना गा रहा है, या फिर कोई कवि है, तो वो गाना या कुछ कर रहे हैं, अपने काम से उनको मतलब पैसा रुपया आ रहा है, धनार्जन का मतलब है धन कमा रहे हैं। ठीक है, और स्वयं संतुष्ट है उससे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन। ठीक है, उसके बाद देखिए, कवि, कहने का मतलब है कि कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायिका भी संसाधन है। तो सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। मानव ही सबसे बड़ा सर्वोत्तम जो संसाधन माना गया है वो मानव को ही माना गया है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मतलब उपयोग अगर संसाधन देखा जाए सर्वोत्तम, तो कौन है, मानव ही है, क्योंकि इसके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य जो है, मानव जो है, वो मतलब सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो है संसाधन है, तो ये कहना मतलब भ्रामक है कि कहा जा सकता है कि जो संसाधन वो है वो प्रकृति ने उपहार दिया है। ठीक है, अब देखिए, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन में संपन्न राष्ट्र के विकास करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। देखिए, जापान जो है वहाँ पर भी प्राकृतिक संसाधन बहुत पाया जाता है, मतलब वो सब तरह से विपन्न है, मतलब कि विपन्न मतलब अलग है थोड़ा, किंतु इनके मानव संसाधन जो है तकनीक की दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। विपन्न मतलब यहाँ पर ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, और ये ऐसा है, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर तकनीक नहीं है उतना, फिर भी तकनीक की दृष्टि से अगर देखा जाए संसाधन नहीं है, प्रकृति ने जो संसाधन इसको दिया है उतना नहीं है, लेकिन ये तकनीक की सहायता से क्या किया है कि इसने इतना ज़्यादा अपने को मजबूत कर लिया है कि जितने भी विकसित देश है उसकी श्रेणी में आज खड़ा है। अतः किसी देश के विकसित
विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी भूमिका जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है कि विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रण की स्थिति रहती है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी एवं संसाधनों के बीच अंतर संबंध स्थापित करते हैं, जिससे पर्यावरण के पदार्थ जो है उपयोगी बन जाते हैं। जैसे कि चित्र संख्या 1.1 में समझाया गया है। यहाँ देखिए पहले प्रौद्योगिकी, फिर पर्यावरण और बीच में मानव है और संस्थाएं उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम संसाधनों के वर्गीकरण। तो संसाधन के बारे में आपको समझ में नहीं आया या नहीं? अगर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यस समझ में आया। अब हमें स्टार्ट करने वाले हैं कि संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो उसको हम लोग जैव और अजैव में बांटते हैं। ठीक है, जैव और अजैव में। उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, अगर स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अगर विकास की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो इसको हम संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित के रूप में बांटते हैं। तो इस चीज़ को याद रखें कि किसको कौन कौन संसाधन जो है उत्पत्ति के आधार पर कौन है, उपयोगिता के आधार पर कौन है, विकास के आधार पर कौन है, स्वामित्व के आधार पर कौन है, इससे ये पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ एक चार्ट बना के आपको समझाया गया कि संसाधन जो है उसमें 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक में हमारा नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, मानव में देखा जाए तो संरचनाएं यानी संस्थाएं और मात्रा और गुणवत्ता। अगर नवीकरणीय में देखा जाए तो सतत और प्रवाह, जैसे कि पवन और जल सतत है, हमेशा रहेगा। सतत विकास जो है आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। ठीक है, पढ़िएगा उसमें। उसके बाद जैव में देखिए क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। उसके बाद देखिए अनवीकरणीय में चक्रीय हो जाता है और अचक्रीय, जिसमें चक्रीय में धातु आ जाते हैं और अचक्रीय में जीवाश्म और ईंधन आ जाते हैं। ठीक है, अगर संसाधन के प्रकार देखें तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने उसको 2 भागों में बांटा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैव संसाधन के बारे में बता रहा है हमको कि जो जैव संसाधन होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य जो प्राणी समुदाय होते हैं वे सब। जैव संसाधन को हम कह सकते हैं कि जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिनमें सजीव के गुण होते हैं। सजीव के गुण क्या क्या होते हैं, तो वे जो है सजीव जो है वो सांस ले सकते हैं। ठीक है, वो अपना संगठन कर सकते हैं, वृद्धि विकास कर सकते हैं, अपने शरीर की टूट फूट की मरम्मत कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि इसमें मतलब निर्जीव का लक्षण नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे में मनुष्य हो गया, वनस्पति। ठीक है, ये सब तो आपको मालूम ही होगा। ठीक, उसके बाद सेकंड टॉपिक देखिए हमारा क्या है कि अजैव संसाधन किसको बोलेंगे। तो निर्जीव जितनी भी वस्तुएं होती हैं और जो अजैव मंडल से प्राप्त होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अजैव संसाधन। ठीक है, जैसे चट्टान हो गया, धातु, ये सब सांसें नहीं लेती हैं। ठीक है, और मेन चीज़ होता है कि ये ना ही वृद्धि करती है ना ही विकास करती है, तो इसलिए इनको हम लोग ये चीज़ कहते हैं क्या, अजैव। उसके बाद देखिए अगर उपयोगिता के आधार पर हम लोग देखें तो इसको भी हम लोग 2 वर्गों में बांटे हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ें तो इसका मतलब है कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः जो प्राप्त किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से या फिर यांत्रिक रूप से प्रक्रिया द्वारा हम लोग इसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, पुनः इसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा का आप कितना भी उपयोग कर लीजिए, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होने वाला। पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, विद्युत हो गया, वन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मतलब इसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं, फिर से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इनको हम लोग सतत या प्रवाह
एवं जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम अनवीकरणीय के बारे में जान लेते हैं। अनवीकरणीय में क्या दिया है कि ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। मतलब ये जो अनवीकरणीय संसाधन है इनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है, हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में, जिसमें कि जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जीवाश्म ईंधन जो होता है वो हजारों, अगर एक बार ख़त्म हो जाए ना, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो इसको बनने में हजारों साल लग सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए कहा जाता है कि कोयला पेट्रोलियम का यूज़ मतलब थोड़ा लिमिट में करना चाहिए, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा क्योंकि हम लोग टोटली डिपेंड इस पे हो चुके हैं। ठीक है, बहुत जो पुराने ज़माने की चीज़ें होती थी वो अब बहुत कम देखने को मिलती है। अब देखिएगा आजकल बहुत कम ही घरों में चूल्हा पे खाना बनता होगा। जो मिट्टी का चूल्हा होता है ना उस पे, आजकल तो सब चीज़ में गैस का उपयोग होता है घर में ही। ठीक है, तो आपके ही घर में नहीं होगा ज़्यादातर। चलिए उसके बाद देखिए इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, ये हमने आपको बताया अभी जस्ट। ठीक है, इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं, मतलब एक बार उसका यूज हो गया तो हो गया, वो दोबारा नहीं बनेगा। और एक बार जैसे कि कुछ जो संसाधन होते हैं उनको दोबारा बन भी सकते हैं, लेकिन कुछ संसाधन होते हैं वो बनेंगे ही नहीं, एक ही बार बनेंगे, एक बार उपयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। ठीक है, देखिए उसके बाद चलिए ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। क्या था, तो हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो उपयोगिता के आधार पर। अब पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो वीडियो बहुत 21 मिनट का हो गया है, तो इस टॉपिक को और जो डी नंबर है विकास के आधार को हम लोग उसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।